हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम जो आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हम अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए, ताकि आपको जब एग्जाम्स वगैरह हम दे रहे हो तो एक वीडियो देख लो, आप वो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए, फिर आप अपने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सको दूसरी वीडियोस को देख के जिसमें क्वेश्चंस मैंने करवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम नंबर सिस्टम में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सारे रिवाइज कर लेंगे, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मैंने सब करवा रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये वो सब। ठीक है, एग्जाम्पलर एमसीक्यू सब कुछ करा रखा है। तो हम रिविजन करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर जो होते हैं वो दो भाग में या दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। रियल नंबर कौन से हैं वो दो पार्ट? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ध्यान दो, फोकस। अब जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रिवीजन हो रहा है, क्विक क्विक रिवीजन। तो रियल नंबर आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ये आपको याद रहेगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/7, ये पी बाई क्यू फॉर्म में सब लिखे हुए हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और इररेशनल नंबर उसका पॉजिटिव होगा, आप गैस कर पा रहे होंगे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए। तो जो रियल नंबर है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गए, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये एग्जांपल। और इररेशनल नंबर जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे आपका √5, √7, √3, √11, ये सब इररेशनल नंबर आपको याद रखनी चाहिए सब। ठीक है। अब इनके बारे में आप और चीज जान सकते हो कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, जो रैशनल नंबर होते हैं उनको जब आप डेसिमल में करो, जैसे मान लो ये 1/2 है, तो इसको जब अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ मैं, है ना। तो 0.5 तो टर्मिनेट हो गया, बस 0.5 यहीं पर ही टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनको जब मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो बस टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब 0.5 पे बस ये रुक गया। ठीक है। तो जो आपके रैशनल नंबर होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1/2, इसको जब मैं डेसिमल में लिखा तो ये टर्मिनेट हो गया, सीधे 0.5 पे खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं जा रहा। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं इन डेसिमल फॉर्म, ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको, इन डेसिमल फॉर्म। तो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल फॉर्म में, अगर हम उसको लिखते हैं जैसे डेसिमल फॉर्म में लिखा मैंने, तो ये टर्मिनेट हो गया, 0.5 पे खत्म हो गया रैशनल नंबर। ये पहचान है डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर की पहचान है, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब रुकते नहीं है लेकिन एक पैटर्न दिखाते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या होते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, कोई पैटर्न दिखाते हैं। तो ये दो कंडीशन होती है, अगर हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखे, मतलब डेसिमल में लिखे, तो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं ऐसे, टर्मिनेट मतलब कट गया, बस खत्म, 0.5 पे खत्म, टर्मिनेट हो गया। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रुकेंगे नहीं लेकिन एक पैटर्न दिखाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलते हैं उनको, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो 1/3 है, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे काटूंगा, 3 3 9, फिर बना जाएगा 0, 3 3 9, फिर बना, तो अल्टीमेट टाइम तक ऐसे चलता रहेगा, 0.3333 चलता चला जाएगा। इसको ऐसे बार जो चीज चलती चली जाती है ना, उसको ऐसे चल रहा है 0.33 पर एक पैटर्न दिखा रहा है, रिपीट हो रहा है, 3333 रेकरिंग हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये भी आपके रैशनल नंबर की फॉर्म में कि भाई टर्मिनेट तो नहीं हुआ, चलता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है, चलता चला जा रहा है, लेकिन रेकरिंग है, मतलब एक रिपीट है, एक पैटर्न दिखा रहा है। तो ये 1/3 जैसे एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर। पर इरेशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है। इरेशनल नंबर में क्या होता है? ना तो टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो वो क्या होगा? इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना ही कोई पैटर्न दिखाएगा। जैसे मान लो कोई आपके सामने ऐसे डेसिमल फॉर्म लिखा हुआ है, 0.1378 9, फिर 1 1 4 5, ऐसे चलता चला जा रहा है, कुछ पता नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक चल रहा है। अब देखो ये अनलिमिटेड टाइम तक डॉट डॉट दिखा रहा है कि अनलिमिटेड टाइम तक चल रहा है, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कहीं रुक नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें? कुछ पैटर्न दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, 0.137 कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा। तो हम ये बोल सकते हैं, इस डेसिमल को देख के बोल सकते हैं कि जरूर ये डेसिमल फॉर्म किसका है? इररेशनल नंबर है, ये इररेशनल। ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म देख के भी हम बता सकते हैं कि नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल नंबर है। जैसे अगर आपके सामने ये डेसिमल फॉर्म लिखी होगी तो आप समझ जाओगे नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है,
तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि ये रैशनल नंबर है, आप इसको जज कर पाओगे डेसिमल फॉर्म देख के। और इसको आप जज कर पाओगे नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, तो आप इसको देख के जज कर पाओगे ये इररेशनल नंबर। ठीक है, ये कौन सा समझ आया आपको रैशनल इररेशनल नंबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रैशनल नंबर्स के और टाइप। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 से शुरू होने वाले 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक जो भी चाहते हैं नंबर, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, मतलब 1 से शुरू होके जितने भी पॉजिटिव नंबर है इन्फिनिटी तक वो सब आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर में बस एक ही डिफरेंस है, वो भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, बस उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो सब होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है, तो ये आपका होल नंबर हो गया। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में नेगेटिव से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है सारे वो सब इंटीजर में आते हैं। जैसे -7 -6 -5 -4 और जीरो भी इंक्लूड होता है इसमें इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 मतलब इन्फिनिटी तक जितने भी जा रहे हैं, और ये माइनस इन्फिनिटी से जितने भी आ रहे हैं, ये सब नंबर मिला के आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर। तो सारी चीजें आपको सारे टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं पॉजिटिव तक, जितने भी इन्फिनिटी तक पॉजिटिव तक जो भी नंबर है वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर भी पॉजिटिव वाले होते हैं लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड होता है। इंटीजर में नेगेटिव वाले भी आते हैं पॉजिटिव वाले भी आते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसको हम इंटीजर, तो आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये सब रैशनल नंबर ही होंगे, सब ये रैशनल नंबर होंगे। क्यों रैशनल नंबर होंगे, आपके होंगे सर ये टू रैशनल नंबर क्यों है, भाई टू रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब आप पूछोगे क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, 0/1 में लिख सकता हूँ, वो जीरो ही रहेगा, तो 0/0 भी एक तरह का आपका रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो ये आपके सारे डिफरेंस आपको समझ आ गए। अब ऑपरेशंस देख लो, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, तो क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लो कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक रैशनल नंबर है और कोई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैंने एडिशन किया, फिर वापस कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक इरेशनल नंबर है, मैंने सब्ट्रैक्शन किया, कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक इरेशनल नंबर है, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक इरेशनल नंबर है, मैंने इनके बीच में डिवीजन किया। तो आपका जो आंसर होगा ना, ध्यान रखना इस बात को, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब ये, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे डिवीजन करो, रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, आंसर उनका ध्यान रखना हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है कई बार आपको यूजफुल हो जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज ले लो, मान लो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ले लो मान लो 2। ठीक है, और मैंने कोई इरेशनल नंबर ले लिया √3। अच्छा, आप 9th स्टैंडर्ड में कुछ इरेशनल नंबर याद करके रखो, जैसे सिंपल सिंपल √3, √5, √7, √11, √13, बस इतना काफी है वैसे, √17, ये सब आपके √15, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स आप याद करके रख सकते हो। अब आप √9 को मत बोल देना इरेशनल नंबर, क्योंकि √9 क्या होता है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो √9 को बाहर आप 3 लिखोगे सिर्फ, और 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और 3/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये 3 जो होगा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना √9 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हर चीज जो रूट के अंदर है वो इरेशनल नंबर नहीं होगी। ऐसे रूट जो सॉल्व नहीं हो सकते, जैसे √3 इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, लेकिन √9 को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। देखो √9 को मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर लिखूंगा, और आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3 आ गया, तभी √9 इज इक्वल टू 3। अभी तो नेचुरल नंबर बन गया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे स्क्वायर रूट जो सॉल्व नहीं हो सकते हो सब इरेशनल नंबर आप कह सकते हो। बाकी आपको याद करने के पर्पज से अगर आपको रट्टा मानना है तो ऐसे 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कुछ एक कॉमन इरेशनल नंबर याद रख लो, √3, √5, √7, √11, ये सब। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखा रहा था आपको, मान लो ये एक रैशनल नंबर है, मान लो क्या है ये रैशनल नंबर, और ये √3 एक इरेशनल नंबर है, अभी मैंने एग्जांपल बताया, और इन दोनों का एडिशन हो रहा है। तो मैंने कहा आपको
चाहे रैशनल और इरेशनल नंबर में कोई सी भी चीज हो रही हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। तो 2 + √3 क्या होता है? 2 + √3। तो ये पूरा क्या है? ये एक तरह का इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, रैशनल नंबर है, कोई कोई रैशनल नंबर ले लिया मैंने 2, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसी इरेशनल नंबर से, मान लो √5। तो ये क्या होगा? √25। तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में जब ऑपरेशन होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग, इन सब पे मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, और यहाँ पर तो हम सारी चीजें एक ही वीडियो में जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ रिविजन पर्पस। इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पर तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना प्लेलिस्ट में जाके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये बहुत ईजी है। नाम बड़ा ऐसा सुनाई देता है लंबा चौड़ा सा, रैशनलाइजिंग फैक्टर, पता नहीं क्या होने वाला है। तो आपके सामने जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज हो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में कोई चीज हो, तो आप उसको रैशनलाइज करते हो, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पे फोकस करो। तो जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट आपको। जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है 1/√5 + √2। ठीक है, और क्वेश्चन आपका है कि रैशनलाइज दिस, रैशनलाइज दिस, इसको रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करना मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ही है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में लिखा है √5 + √2। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। तो जो भी ये नीचे लिखा हुआ है और उसका जो भी साइन है, क्या साइन है बीच में नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, उसके बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है। तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे दोनों तरफ, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। उसी को बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब क्या है? क्या साइन है नीचे? प्लस का साइन है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? माइनस। अगर माइनस का साइन होता तो प्लस। प्लस और माइनस में ही बात होगी, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में बात नहीं होती रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में। तो अगर साइन प्लस है तो बीच में माइनस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे साइन माइनस है तो उसका अपोजिट क्या होगा? प्लस। तो प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस है, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे पहले, जो हमारा क्वेश्चन है वो तो एज इट इज लिखेंगे, √5 + √2 एज इट इज लिख दिया। और नीचे प्लस है तो उसका अपोजिट क्या होगा? माइनस। तो √5 - √2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, और √5 - √2 नीचे मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व कर दो, यही है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट। तो उसको सॉल्व करो, तो ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज रहेगा √5 - √2 अपॉन में। नीचे क्या हो गया? एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, a + b a - b। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रैशनलाइजिंग में बहुत यूज होता है फॉर्मूला, a + b। और ये वाला फॉर्मूला रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या है फॉर्मूला? a + b मल्टीप्लाई a - b इक्वल टू a² - b²। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, और पूरा का पूरा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो a + b - b यानी कि a² - b²। a क्या है? √5 यानी √5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है? √2 यानी √2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करो, ऊपर तो एज इट इज रहेगा √5 - √2, और नीचे √5 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया 5, बीच में माइनस का साइन है ही, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया -2। तो क्या बना आपका? √5 - √2 अपॉन 3। और ये मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया तो ये आ गया √5 - √2/3। ठीक है, बस ये रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर यही होता है। एक और देख लो एग्जांपल आप, एक और देख लो एग्जांपल, आपको दिक्कत हो रही है तो देख लो। 1/√7 - 2, इसको रैशनलाइज करो। तो इसको कैसे रैशनलाइज करोगे? वही, जो नीचे साइन लिखा है उसके अपोजिट, तो यहाँ नीचे माइनस का साइन है तो उसका अपोजिट क्या होगा? प्लस। उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √7 + 2। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ √7 पे स्क्वायर रूट है, और अपॉन में भी √7 + 2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बस सॉल्व कर दो। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आ जाता है। नीचे √7 - 2 और √7 + 2, तो वही आपका अलजेब्रा का फिर से वही फॉर्मूला, a - b, और a + b क्या होता है? a² - b²। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर a - b, a + b दिख रहा है ना, a क्या है? √7, तो √7 का स्क्वायर a²। ये वाली चीज कर रहा हूँ मैं बस फॉर्मूला।
माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। बस को सॉल्व कर दो, ऊपर √7 प्लस √2 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, नीचे √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। इसको फर्दर सॉल्व करो, ऊपर तो √7 प्लस 2 ही रहेगा, 7 माइनस 4 3, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको मैंने रैशनलाइज किया तो ये आ गया √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो बेसिकली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटा के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला। अच्छा जी, और क्या है इस चैप्टर में? अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, उसका भी देख लो। हाउ टू, इसकी वजह से मैंने वीडियो भी बनाई है, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मतलब क्या है? मतलब आपके सामने मान लो कोई दो रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये लिख दिया 1/3 और 1/3 और 2/3 लिख दिया मान लो, ठीक है। और आपको बोल दिया, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 4 रैशनल नंबर, फाइंड 4, ये वाला क्वेश्चन काफी आता है, इसलिए इसको अलग से मैं टॉपिक में ले रहा हूँ कि मान लो ये दो रैशनल नंबर लिख दिए और लिख दिया फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन दैम, बिटवीन दैम। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे कि दो रैशनल नंबर लिख दिया, रैशनल मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए, तो 1/3 और 2/3 लिख दिया और कह दिया कि चार रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में चार रैशनल नंबर ढूंढो। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने रैशनल नंबर ढूंढने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर कितने बोल रहा है? 4, तो उसमें +1 करो तो क्या हो जाएगा? 5। तो जितने रैशनल नंबर ढूंढने के लिए बोल रहा है उसमें +1 करो, यानी कि अब इस केस में 4 बोल रहा था तो उसमें +1 किया तो 5 आ गया, तो उस 5 से ऊपर नीचे इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको करा 1 इंटू 5, इसको भी करा 3 इंटू 5, इसको करा 2 इंटू 5, इसको करा 3 इंटू 5, क्या है? 5/15। ये क्या आया? 10/15। अब इन दोनों के बीच में आप काउंटिंग कर लो, ऊपर वालों में 5 से 10 के बीच में, नीचे तो सेम ही है, तो 6/15, 7/15, 8/15, 9/15 आ गए ना आपके चार रैशनल नंबर। चार ढूंढे तो चार, पांच ढूंढे होते तो 5+1 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, 7 ढूंढे होते तो 7+1 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होते। तो ये आपके आ गए चार रैशनल नंबर बिटवीन इन दोस टू नंबर। और ये ध्यान रखना, कुछ कट रहा हो तो काट देना, जैसे 6/15, 3×2 6, 3×5 15, कुछ भी जो भी कट रहा हो काट देना, जैसे कट रहा है 3×3 9, 3×5 15, तो ये हो गया 2/5, 7/15, 8/15, 3/5। तो ये चार रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिया। अच्छा देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तभी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 4+1 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये तभी वैलिड है जब डिनोमिनेटर उन दोनों रैशनल नंबर का सेम हो। ये ध्यान रखना, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे मान लो ऐसे 1/3 और 2/7, इन दोनों के बीच में आपको चार रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, एक वीडियो में आप देख लेना। तो उसके इसमें आप पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, जैसे यहाँ पर सेम है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट के 4+1 या जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसका +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब दोनों रैशनल नंबर के जिनमें हमें बीच में ढूंढना है, उन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर अलग अलग हो, जैसे इस केस में अलग अलग है, तो आपको पहले इनको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए आप इनका एलसीएम लोगे, सेम बनाने के लिए आप इनका एलसीएम लोगे, जैसे यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, तो आप इनको सेम बनाओगे तब आपका होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ढूंढना है, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके CBSE 9 में। CBSE 9 में सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे, डिनोमिनेटर सेम। अगर अलग अलग वाला भी जानना है तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, उसमें आप देख लेना कि पहले इनको डिनोमिनेटर को मैं सेम बनाऊंगा और फिर कैसे करूंगा, ये आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना मैंने कैसे आपको सिखाया, ठीक है। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेम डिनोमिनेटर वाला, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि जितने निकालने उससे +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है या बोल सकते हो लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब पावर्स, कोई दो नंबरों की पावर अलग हो या दो नंबर अलग हो पावर में, मतलब बेसिकली नंबर जब पावर में हो तो उनको कैसे कैसे फॉर्मूले की तरफ से आप लिख सकते हो कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 5, मान लो ये नंबर लिखा हुआ है आपके साथ, क्या लिखा हुआ है? 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 5, मतलब इनकी पावर तो अलग अलग है, ये पावर दोनों की अलग अलग है, लेकिन नंबर तो सेम। तो इस केस में क्या करोगे, जब नंबर सेम है और पावर अलग अलग है, तो इस केस में क्या करोगे बताओ? तो इस केस में आप सिंपल सी एक चीज करते हो कि नंबर सेम है,
पावर अलग अलग है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, नंबर एज इट इज लिखोगे, नंबर एज इट इज लिख दिया, और इनकी पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 2 + 5 7, तो ये आंसर है 17 की पावर 7। तो ये एक लॉ है, तो उस लॉ को ऐसे लिखा हुआ, जैसे मान लो ये नंबर है ए और उसकी पावर मान लो m मान ली, दूसरा नंबर भी सेम है तो उसको भी a माना, पर पावर अलग है तो उसकी पावर को n मान लिया, तो वो हो जाएगा a, नंबर लिखेंगे एज इट इज और दोनों की पावर को ऐड कर देंगे m+n। तो ये एक तरह का आपका फॉर्मूला मान लो, इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका, ये पहला फॉर्मूला हो गया कि जब भी दो नंबर दे रखे हो पर उनकी पावर अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर सेम है पर उनकी पावर अलग अलग है, तो उसका आंसर क्या होगा, नंबर लिखेंगे हम वो जो भी वो नंबर है और उनकी पावर को ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा मैंने 17 और इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। तो ये आपका एक फॉर्मूला है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, यानी ए यानी कि वो नंबर जो कि सेम है, पावर अलग अलग है इसलिए m और n दोनों अलग अलग लिखा, तो दोनों को ऐड कर दिया, वही आपका आंसर हो गया। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही फॉर्मूले चलेंगे बस थोड़े बहुत। दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर मान लो 2 की पावर 5 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर भी नंबर सेम है, पावर अलग अलग है और डिवीजन में। तो ध्यान रखना, सिंपल बात है कि पावर हमेशा, पावर का जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे जाने में साइन चेंज हो जाता है। मतलब 2 की पावर 5 है तो ये 2 की पावर 5, अब इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा -3 कर देंगे, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसको आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो कि भाई 2 की पावर 3 है तो यहाँ से 3 पावर कट जाएगी, इसकी सिर्फ 2 की पावर 2 2 पावर बचेगी जो कि 4 है। लेकिन इसको फॉर्मूले में देखो तो ऐसे है कि अगर कोई नंबर लिखा है उसकी पावर लिखिए और डिनोमिनेटर में वही सेम नंबर लिखा है और उसकी कोई दूसरी पावर है, तो वो ऐसे हो जाएगा, वो सेम नंबर और उसकी पावर, न्यूमरेटर की पावर और माइनस, उसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं इसलिए उसमें माइनस साइन आ जाएगा और n। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं लॉज। ये लॉज है, सब रूल्स है, ठीक है। तीसरा आप देख लो, तीसरा लॉ कहता है कि जैसे मान लो कोई नंबर है आपका, कोई सा भी नंबर है, एग्जांपल से समझो। अच्छा, इसी को आप दूसरा देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 23, इसी का ये सेकंड का एक और एग्जांपल देखो, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो मान लो लिखा हुआ है 23, ठीक है, और 23 की पावर दे रखी है -10 और नीचे भी लिखा हुआ है 23, नंबर सेम ही है, नंबर सेम ही है, ए लिखा हुआ है ना, सेम ही नंबर है और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 7। तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या कहता है, आंसर क्या होगा इसका, नंबर लिखेंगे पहले, तो नंबर आ गया 23 और उन दोनों की पावर क्या करेंगे, ये -10 तो एज लिखेंगे और इसकी पावर ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ प्लस में 7 प्लस में कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस होता है, तो ऊपर जाके माइनस ही हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया 23, -10 -7 कितना होता है -17, तो 23 -17 होगा, 23 -17, ये वाला लो लगा। ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जाता है जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाते हैं तो पावर आपकी, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर मान लो ये -10 को मैं नीचे ले जाता तो ये +10 हो जाता, तो फिर ये ऐसे हो जाता 1/23 की पावर 7 और ये +10, तो ये क्या बन जाता 1/23 की पावर 17 17 हो जाता। अब इसको देखो ऊपर ले जाऊंगा अगर मैं, तो बात वही हो जाएगी 23 की पावर -17, यही आ गया वापस से, समझ रहे हो। चाहे मैं 1/23 की पावर 17 लिखूं या 23 की पावर -17 लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि पावर को मैं नीचे ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगी, ऊपर ले जाऊंगा तो वापस से साइन चेंज हो जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पावर को ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ या तीसरा फॉर्मूला ऐसे है, जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा है 2, कलर से करते हैं, नंबर लिखा है 2 और उसकी पावर दे रखी है 3 और उसकी होल पावर दे रखी है 4, तो आप क्या करोगे इस केस में, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 और इन दोनों पावर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 × 3 12, तो ये आंसर होगा इसका। तो इसको आप ऐसे फॉर्मूले में ऐसे लिखा हुआ है कि कोई नंबर दे रखा है आपका ए, कोई भी नंबर आपका दे रखा है ए और उसकी पावर दे रखी है मान लो m और उसकी होल पावर ब्रैकेट में कोई दूसरी पावर n दे रखी है, तो वो हो जाएगा a m × n। तो ये एक और आपका लॉ हो गया, तो वही तो कर रखा है यहाँ पर भी, यही तो करा है यहाँ पर। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो, मान लो कोई नंबर दे रखा है 3, उसकी पावर दे रखी है 2 और उसको ब्रैकेट के होल पावर उसकी दे रखी है 7, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ए है, ये एक पावर दे रखी है उसकी होल पावर n दे रखी है m और होल पावर n,
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, नंबर वो लिखेंगे एज इट इज 3 और इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 2 14, तो ये हो जाएगा। तो जब भी ये सिचुएशन हो तो ये वाला लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉ है। इसी तरह से नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, बस ऐसी लॉ बने हुए बहुत सारे। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, नेक्स्ट लॉ कहता है कि मान लो आपके पास कोई नंबर है, वही मैंने जो आपको बता दिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला जैसा ही है वो, कि नीचे से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पावर ले जाते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। ये यहाँ समझाया ना मैंने आपको, तो यही वाला लॉ बस एक फॉर्मूले में बता रखा है उसने, ये चीज। ये देखो, ये न्यूमरेटर से पावर को अगर मैं नीचे ले जाऊँ, जैसे यहाँ ले गया था, तो ये -10 से ये +10 हो गया था, है ना। तो ये चीज में बस बता रखी है, यहाँ पर फॉर्मूले में देख लो। जैसे अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 5 की पावर -7 लिखी हुई है, 5 की पावर -7 लिखी हुई है, तो इसको मैं अगर इसकी मेरे को पावर माइनस में से हटानी है तो इसको अपॉन में ले जाऊंगा, यानी नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, तो ये पावर 5/7 हो जाएगी। इसका अपोजिट देख लो, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1/5 की पावर -7, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, 5 की पावर 7 हो जाएगा। या फिर और एग्जांपल देख लो, जैसे 2 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक और एग्जांपल देखो, 3 की पावर 2 और 3 की पावर, सॉरी, ये 3 होगा। या फिर ऐसा लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3 की पावर -7, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 की पावर 7। बस ये चीज ये फॉर्मूले में बता रखा है। वो ऐसे है कि कोई नंबर है ए और उसकी पावर -m है, तो वो बराबर होगी 1/a की पावर, साइन चेंज हो जाएगा m। बस ये चीज ने ऐसे लॉ में या फॉर्मूले में बता रखी है। आपको आसान भाषा में याद क्या रखना है कि जब भी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखो। तो ये न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया तो पावर का साइन या माइनस से प्लस हो गया। जैसे यहाँ न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में लिखा तो माइनस से प्लस हो गया, ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लिख दिया तो ये माइनस से ये प्लस हो गया। ये न्यूमरेटर में था, माइनस से ये प्लस हो गया। ये डिनोमिनेटर में था, माइनस से ये प्लस हो गया। तो आपको याद क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो आप ये बात याद कर लो कि जब भी आप किसी नंबर को जो पावर में उसकी पावर कोई है, तो उसको अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कहीं भी ले जा रहे हो तो उसका बस आप पावर साइन चेंज कर देना, ये ध्यान, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ लॉ हो गया। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इन सब लॉस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट लॉ कह रहा है जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2 और उसकी पावर लिखी हुई है 3, और कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4 और उसकी पावर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई उसकी पावर, मान लो लिखी हुई है 2, या फिर एक सेकंड कुछ और नंबर लिख लेता हूँ, मान लो 5 और उसकी पावर लिखी हुई है 2। तो अगर ये कंडीशन हो तो क्या करोगे आप, ये फिफ्थ लॉ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कोई एक नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर है और कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है और उसकी भी कोई दूसरी पावर है, ठीक है। तो इस केस में या फिर आप एक काम करो, सेम पावर ले लो, पहले ये वाला सेम पावर, इसकी पावर सेम है पर नंबर, अब यहाँ पर देखो इस केस में नंबर अलग अलग है, पावर सेम है। इसी का सेम मैंने आपको एक बताया था कि नंबर सेम है पावर अलग अलग है, नंबर सेम है पावर अलग अलग है, तो नंबर और उनकी पावरों को ऐड कर देते थे, ये फॉर्मूला होता था, ये लॉ होता था। पर इस केस में देखो उल्टा है, इसमें नंबर अलग अलग है पावर सेम है, तो आप क्या करोगे बताओ, इसके में क्या करोगे। तो जब नंबर सेम है पावर, सॉरी नंबर अलग अलग है पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 × 5 क्या होता है 10, और पावर सेम है तो बस पावर हो जाएगी, तो इसका आंसर हो गया 10 की पावर 3। समझ गए। इसका एक और एग्जांपल रख लो, जैसे एक और लिखा हुआ है 5 की पावर मान लो 3 लिखा हुआ हो, मल्टीप्लाई में 5 की पावर ही, सॉरी नंबर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 लिखा हुआ। इस केस में क्या करोगे, नंबर अलग अलग है पावर सेम है, तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 35 7 5 जो 35, और पावर सेम है तो 35 की पावर 3 आ गया, ठीक है। तो इसको बस अब लॉ में ऐसे बता रखा है कि कोई एक नंबर है ए जिसकी पावर है m, और कोई दूसरा नंबर है बी उसकी पावर भी सेम है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई ए बी, और पावर सेम है तो होल पावर m हो जाएगी। यहाँ पर यही तो चीज कर रखी है। एक और एग्जांपल देख लो इसी किसी का सेम का, तो कोई नंबर लिखा हुआ आपके सामने 3 और उसकी पावर है 2, और कोई दूसरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 2 और उसकी पावर भी है 2, तो नंबर अलग अलग है पावर सेम है, तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 कितना होता है 6, पावर सेम है तो 2, तो इसका आंसर हो गया 6 की पावर 2, जो कि अल्टीमेटली होता है 36। ये भी ध्यान रखना, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये वाला आपका एक और लॉ है, ये आपको याद होना चाहिए लॉ, ठीक है। इसको लॉ में बस बता रखा है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, सिक्स सिक्स लॉ क्या कह रहा है, मान लो कोई नंबर है 2 और उसकी पावर दे रखी है 3,
और कोई दूसरा नंबर दे रखा है 3 और उसकी पावर भी दे रखी है 3। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर अलग अलग है, पावर दोनों की सेम है, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर होगा 2/3 में लिख दूंगा और होल पावर कर दूंगा। ये तो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो भाई, ऊपर भी 3 है पावर, नीचे भी 3 है पावर, तो इसको 2/3 लिख के और पावर पूरी होल पावर कर दूंगा, इसकी पूरी होल पावर कर दिया मैंने। जैसे पूरा एक और एग्जांपल देखो, 5 की पावर 7, 2 की पावर 7, तो इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ मैं, 5/2 की होल पावर 7, क्योंकि दोनों की पावर 7 है ना, तो होल पावर 7 लिख दिया। तो बस इसी को इसने लॉ में बता रखा है कि अगर कोई नंबर है ए, अगर कोई नंबर है ए और उसकी पावर है एम, और कोई दूसरा नंबर है बी, उसकी पावर भी एम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a/b की होल पावर एम। इसी एक लॉ बता दिया इसने। और आप इसको कॉमन सेंस से भी बचपन से भी करते आ रहे हो ये चीज, मान लो कोई चीज लिखी हुई 3 की पावर 8 और नीचे कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर भी 8, पावर सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो 3/2 और उसकी होल पावर, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों पावर सेम है, होल पावर 8, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका लॉ नंबर 6। ये थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं पर होते नहीं, आप इसको इंट्यूटिवली करो, रटो मत। इंट्यूटिवली मतलब जैसे हम नॉर्मल मैथ्स करते हैं वैसे करो, आप ऐसे फॉर्मूले रटोगे सोचोगे तो कंफ्यूज हो। ओके, लॉ 7 क्या कहता है, मान लो कोई नंबर है 2, ठीक है, और उसकी पावर दे रखी है 3, कोई नंबर है 2 नंबर है और उसकी पावर दे रखी है 3, और ब्रैकेट में कोई पावर फ्रैक्शन में दे रखी है 1/7। तो इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, ये सेम ही तो है वैसा वाला, जैसे ये वाला किया था मैंने, कैसा वाला, एक सेकेंड, यहाँ मैंने क्या किया था, कोई नंबर है और उसकी होल पावर है, अभी बताया था ना मैंने, ये वही है, बस उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये देखो ये ऐसा ही तो है, ये वाला, ये वाला, ये कोई नंबर दे रखा है 2, उसकी पावर 3 है और फिर होल पावर 4 है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी, 3 × 4 12, यही वाला। तो बेसिकली यही लॉ है जो नेक्स्ट लॉ में कर रहा हूँ ना, वो यही है कि कोई नंबर है उसकी पावर है और ब्रैकेट में कोई और पावर है, तो उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया बस, m × n। तो यहाँ पर भी वही कर रखा है, बस फ्रैक्शन में दिखा रखा है, तो ये कोई नंबर है 3 और उसकी कोई होल पावर है ब्रैकेट पे, तो बस फ्रैक्शन में बात तो वही है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2, 3 × 1/7 क्या होता है 3/7, 3/7। तो ये वही वाला लॉ है, बस इसको इसमें क्या है ये फ्रैक्शन में है, तो इसको अलग से इसने लॉ बना दिया और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंट्यूटिवली करो, रटोगे तो ये अलग हो गया कोई क्वेश्चन, रटोगे तो कोई 7th लॉ हो गया, लेकिन है तो वही सेम, ये तो वही है भी सेम यार, देखो वही तो है सेम। तो कोई नंबर है उसकी पावर दे रखी है, ये कोई नंबर है उसकी पावर दे रखी है और ब्रैकेट में होल पावर दे रखी है, तो इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी तो वही है, कोई नंबर है उसकी पावर दे रखी है और होल पावर 1/7 दे रखी है, तो इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया बस, है ना, वही तो है। तो इसको लॉ में ऐसे लिख दिया, बस यहाँ पर ये जो होल पावर है फ्रैक्शन में, इसलिए इसने अलग सा बना दिया कुछ। तो ये क्या हो गया कि ए है कोई नंबर, उसकी पावर दे रखी है मान लो m, और होल पावर ब्रैकेट में कोई 1/n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m × 1/n, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं m/n होगा, तो a m/n, बस इसको इसने अलग सा एक लॉ बना दिया भाई, m × n दोनों को मल्टीप्लाई तो करने हैं, तो m और 1/n को मल्टीप्लाई करोगे तो m/n ही तो आएगा, देखो m × 1/n m/n, ये होता है ना, तो वही तो लिखा हुआ है। तो ये अलग लॉ नहीं है, बस उसको फ्रैक्शन में है इसकी होल पावर, इसलिए इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक, समझो चीजों को। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, नेक्स्ट लॉ आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट लॉ भी वही है जो मैंने बताया था कि अगर पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो उसको अलग तरीके से बता रहा है, देखो कैसे। मान लो आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है 2/3 और उसकी होल पावर दे रखी है -5, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके सामने नंबर दे रखा है 2/3 और उसकी होल पावर दे रखी है -5, तो अब देखो ये साइन क्या है, पावर का साइन माइनस है, तो हम चाहते हैं कि पावर का साइन हमेशा पॉजिटिव में रहे, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए बस आप ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दो, मतलब 3/2, तो अब इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बेसिकली न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लेगा पावर को और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेगा, ये होल 5 को हमने -5 से +5 कर दिया, तो बस इसी को इसने फॉर्मूले में लिखा है कि अगर मान लो कोई नंबर दे रखा है ए और नीचे कोई नंबर दे रखा है बी और उनकी पावर मान लो माइनस में है -7, तो वो क्या हो जाएगा b/a और पावर उनकी प्लस में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे फॉर्मूले में इसने बता रखा है कि a/b कोई है और उनकी पावर है -m, तो वो बराबर हो जाएगा b/a के, चेंज हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो गया और साइन पावर का पॉजिटिव आ गया। ठीक है,
तो ये इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करो ये सारे लॉस। अभी लॉस मैंने आपको जितना इजीली हो सके उतने समझाने की कोशिश करें, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चीजें समझ आ जाएगी, ऐसे रटो मत, लॉस रटो मत, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, समझो इन्हें। तो ये आपका नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो इस वीडियो को देख लिया आपने, 35 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप अगर आपका टाइम मिले तो एमसीक्यू वगैरह जो मैंने पढ़ा रखे हैं वो सब सॉल्व करो, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने जो दिखा रखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सॉल्व करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, अगर आपने अब तक ये 35 मिनट पूरे देखे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो चुका है, आपके कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। अब ये सीरीज चलेगी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बने, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।